हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, आरजीएस एवीएचओ। आज छठा सप्ताह का पहला लेक्चर आज हम देखेंगे लाइव स्टॉक बायोसिक्योरिटी स्ट्रेटजी फॉर डिजीज प्रिवेंशन, यानी पशुधन जैव सुरक्षा रोग निवारण के लिए क्या क्या रणनीतियां हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम लोग कवर करेंगे बायोसिक्योरिटी क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस जो कहाँ से आते हैं। अगर हम चला रहे हैं तो उसमें क्या क्या इन्फेक्शंस के सोर्स हो सकते हैं, बायोसिक्योरिटी का क्या प्रिंसिपल है, और फिर देखेंगे एक्सटर्नल बायोसिक्योरिटी कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद इंटरनल बायोसिक्योरिटी। तो ये सब सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री आजकल लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का फॉर्म ले लिया है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें कई उत्पाद मिलते हैं। इस उत्पाद को हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो इनकम होती है वो किसानों को उनको अपना परिवार चलाने के लिए या उनको जीवन यापन करने के लिए ये सुरक्षा देती है। और ये रूरल लाइवलीहुड जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि इससे मिलने वाले उत्पाद वो यूज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देखा जाए कि ये जितने भी लाइव स्टॉक फार्म हैं या जो एनिमल्स हैं जिनको फार्म में रखा जाता है, ये हमेशा इनके ऊपर एक खतरा बना रहता है, एक रिस्क रहता है डिजीज आउटब्रेक का, कि कहीं उसको बीमारी ना फैल जाए। और जब बीमारी फैलती है तो अचानक से बहुत सारे जानवर का लॉस हो जाता है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है उनकी, कई बार प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये जो आउटब्रेक होता है डिजीज का, ये सिर्फ एनिमल के हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि उसके वेलफेयर और इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी ये अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डिमांड है प्रोडक्ट का, वो भी घट जाता है, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को भी ये अफेक्ट करता है। सपोज आप सुने होंगे बर्ड फ्लू हो गया। तो बर्ड फ्लू में क्या होता है कि लोग खाना कम छोड़ देते हैं, कि चिकन खाना बंद कर देते हैं। अगर चिकन ऐसा भी हो जिसको बर्ड फ्लू नहीं हुआ है लेकिन वो भी खाना बंद कर देते हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हो सकता है कि इसमें भी हो। उसी तरह से अगर कोई लाइव स्टॉक में या गाय को कोई बीमारी हुई हो तो उसको दूध पीना बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें भी इन्फेक्शन लग जाएगा। तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है पशु को स्वस्थ होते हुए भी। अब ये देखा जाए तो जो बीमारियां होती है उसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, तो हमने पहले भी चर्चा की है। एक तो मेडिकेशन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन दूसरा उपाय जो वैक्सीनेशन है, समय पे अगर हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवा दें तो उससे बचा जा सकता है। और एक तीसरा उपाय है बायोसिक्योरिटी, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जो जैव सुरक्षा के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो इसकी आज चर्चा हम लोग डिटेल्स में करेंगे, कैसे जैव सुरक्षा या बायोसिक्योरिटी को अपनाकर हम इसको जो है अपने फार्म में बेहतर कर सकते हैं ताकि बीमारी ना फैले। इट इज एन इफेक्टिव प्रोग्राम जो reduces the pathogen exposure, disease outbreak and their impact on the animal health and farm profitability। ये सब क्या है कि ये जो एक इफेक्टिव बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम को हम चलाते हैं, तो क्या होगा कि ये पैथोजेंस कोई भी माइक्रोनिज्म को आने से रोकता है, उसके एक्सपोजर को कम करता है, डिजीज आउटब्रेक को होने से बचाता है, और इसका इम्पैक्ट जो हेल्थ पे पड़ने वाला है या फार्म से जो हमें प्रॉफिट मिलने वाले हैं उसको भी ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा और उसके जो हेल्थ हैं उनको भी अच्छा करेगा। ये जो बायोसिक्योरिटी है, जो जैव सुरक्षा है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है अगेंस्ट द डिजीज आउटब्रेक। हम चूंकि ऐसा कुछ प्रोविजन करते हैं, ऐसा व्यवस्था बनाते हैं, ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि वहीं पे बीमारी को रोक दिया जाए। जब वो रुक जाता है तो जाहिर सी बात है कि बीमारी नहीं फैलेगी। तो इसको सबसे पहले मानते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर आपके फार्म में करना है, तो ये अवेयरनेस जरूरी है। आपके फार्म में जो जितने लोग काम कर रहे हैं उन सभी का अवेयरनेस जरूरी है
और जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, स्टेब्लिश किए हुए हैं, उनमें वो कायम रहे। ऐसा नहीं कि उसको कोई ब्रीच कर रहा हो, कोई तोड़ रहा हो, तब तो फिर बायोसिक्योरिटी होगा नहीं। सो आइए देखते हैं कि बायोसिक्योरिटी या जैव सुरक्षा है क्या। So biosecurity is a set of managemental practice that prevents the introduction and a spread of harmful organism। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं अपने फार्म में जो प्रिवेंट करता है कोई भी हार्मफुल माइक्रोनिज्म या पैथोजेंस को फार्म में इंटर होने से, और अगर इंटर हो जाता है तो उसको दूसरे जानवरों में स्प्रेड होने से वो बचाता है। ऐसा हम व्यवस्था करते हैं, इसी को बायोसिक्योरिटी कहते हैं। इसमें मेनली दो चीजें होती है। पहला कि प्रिवेंशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, जो हमने फार्म बनाया है उसमें बाहर से कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना आए, उसको हम वहीं पे रोक दें। दूसरा क्या है कि अगर कोई बीमारी फार्म में है तो उसको दूसरे जानवर तक पहुंचने से रोकें। यही अगर दो चीज हम कर लेते हैं तो जो स्प्रेड होता है बीमारी का या पैथोजेंस का वो नहीं हो पाएगा और पशु स्वस्थ रहेंगे। तो इन दो चीजों को ध्यान देना है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से आने वाले सोर्स को रोकना है, इंटरनल मतलब जो अंदर में है अगर तो उसको दूसरे जानवरों तक फैलने से रोकना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो इट ऑप्टिमाइज द एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर, हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता है, पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इम्प्रूव्ड एनिमल प्रोडक्टिविटी, जो उससे मिलने वाले उत्पाद हैं, अगर पशु बीमार नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उत्पाद बढ़ेगा। आपका जो कॉस्ट जो है, इनपुट जो आप लगा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फार्म चलाने के लिए कुछ आप अपने इनपुट दे रहे हैं वो कम पड़ेगा, जैसे बीमारियों में खर्चा कम पड़ेगा, है ना, उसको इलाज का खर्चा कम पड़ेगा। और जो आपके फार्म में जो एनिमल्स हैं या मुर्गियां हैं या गाय भैंस हैं या भेड़ बकरी हैं, उनका जो है इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपका डिजीज फ्री फार्म है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अब ये संक्रमण जो होते हैं, जो इन्फेक्शन है सोर्स, वो कहाँ से आते हैं, क्या स्रोत है इनका? तो एक तो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स और बर्ड्स मतलब कोई भी पोल्ट्री आप ला रहे हैं फार्म में, जो बाहर से खरीद करके ला रहे हैं, तो वहां से उनके जरिए आ सकता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल बर्ड्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज, अगर कोई बीमारी हुई थी और वो रिकवर्ड हो गया है लेकिन उस बीमारी का वो कैरियर्स बन गया है, मतलब उनमें वो पैथोजेंस हैं, तो वहां से ये आ सकता है। कंटामिनेटेड फीड और वाटर, प्रदूषित जो खाना है या पानी है या बेडिंग मटेरियल्स जो यूज करते हैं फार्म में या जो मिट्टी है, उससे भी ये फार्म तक पहुंच सकता है। विजिटर्स, कोई फार्म में घूमने आ रहा है, बाहरी व्यक्ति आ रहा है, या फार्म वर्कर्स जो दूसरे फार्म में भी काम करते हैं वो भी आ रहे हैं, तो दूसरे फार्म से यहाँ तक डिजीज लेकर के वो आ सकते हैं, उनके जरिए भी ये आ सकता है। कंटामिनेटेड व्हीकल, आपके फार्म में कोई व्हीकल आ रहा है, आप फीड मंगा रहे हैं, ट्रक आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है आपके फार्म के अंदर जो सामान मंगवाए हैं, उसके जरिए भी ये आ सकता है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, रोडेंट्स मतलब जैसे चूहे हो गए या गिलहरी हो गई, है ना, वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड बर्ड्स, ये सब भी फार्म में कभी कभी आते हैं जिनके कारण से ये उनके जरिए भी ये बीमारी आ सकती है। कार्कास ऑफ द डेड एनिमल, अगर आपके फार्म में कोई जानवर का मृत्यु हो गई है तो उसके जरिए भी फैल सकता है अगर उसका प्रॉपर्ली डिस्पोज आप नहीं किए हैं। एयरबॉर्न, हवा के जरिए या डस्ट, जो आंधी तूफान चलता है उस डस्ट में भी पैथोजेंस मिल करके आ सकते हैं। तो ये सब सोर्स हैं जो आपके फार्म में इस सोर्स से पैथोजेंस या जो रोगाणु जिसको हम लोग बोलते हैं वो आ सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। तो इन्हीं को हमको रोकना है ना। अब कैसे रोकेंगे उसको देखते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जितने भी हम सोर्स बताए तो उस सोर्स से क्या है, रिस्क बना हुआ रहता है, उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द रिस्क को आइडेंटिफाई करें और एड्रेस दोज रिस्क थ्रू द इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसका समाधान आप अपने फार्म में मैनेजमेंट करके कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, मिनिमाइज द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ द एनिमल, ताकि उसको हम जो एनिमल हेल्थ में जो थ्रेट्स है डिजीज होने का उसको कम कर सकें और उसके स्वास्थ्य को अच्छा से कर सकते। यही प्रिंसिपल है, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसका समाधान करना है मैनेजमेंट के थ्रू। अब देखते हैं, पहले बाहरी सुरक्षा देखते हैं, एक्सटर्नल बायोसिक्योरिटी, इसी को बायो एक्सक्लूजन भी बोलते हैं।
तो एक्सटर्नल बायोसिक्योरिटी क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। बाहरी सोर्स से अंदर तक जो आ रहा है उसको रोकना, यही है एक्सटर्नल बायोसिक्योरिटी। और दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल लेयर, है ना। पहला लेयर यही होता है कि पहले बाहर से जो आ रहा है उसको रोक दें, है ना, क्योंकि जो डिजीज आ रही है उसको फार्म से हम बाहर ही रोक दें। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं? तो सबसे पहले जो है लोकेशन, फार्म को हमने जैसे कंस्ट्रक्शन कर बता रहे थे बिल्डिंग का सिलेक्शन साइट का, तो वो कहाँ कहाँ पे करते हैं उसमें हमने थोड़ा बताया भी था। तो सबसे पहला क्या है कि फार्म शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द मेन रोड, मेन रोड से आप थोड़ा दूर बनाइए। और अदर कॉमर्शियल फार्म, जो भी दूसरा फार्म है उससे कम से कम दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 किलोमीटर। तो ये क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपका फार्म सुरक्षित रहेगा। तो पहला तो यही हमने घेरा बना लिया कि दूसरे फार्म से हमने दूर बना लिया। दूसरा क्या है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द वाटरवेज। कुछ जो पक्षियां होती है दूसरे जगह से आती हैं, पानी में कुछ दिन तक रहती हैं या उस रूट को यूज करती हैं, तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ से भी आप अपने फार्म को दूर बनाएं। और ये हमने बताया कि 3 किलोमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने फार्म बना लिया तो उसमें फेंसिंग एंड गेट की प्रोविजन बनाइए और वो हमेशा लॉक होना चाहिए। अपने फार्म का जो पेरीमीटर है, जो परिधि है, उसको आप बंद करके रखें, उसके अंदर किसी की भी एंट्री न दें, अनलेस कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो उस आदमी को आने का फार्म में। तो इस तरह से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोसिक्योरिटी, यहीं से स्टार्ट होता है कि अपने फार्म को हमने बंद करके रखा है, इसको लॉक करके रखा है। विजिटर्स, अगर कोई बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, कोई आगंतुक हैं, तो उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल सेट कीजिए। वो प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो विजिटर्स हैं, जो बाहर से आदमी आते हैं, उनके जूते, वो जूते पहन के आएंगे, उनके जूते के जरिए इन्फेक्शन आ सकता है, उनके कपड़ों के जरिए इन्फेक्शन आ सकता है। तो हमें उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए ताकि हम वहां पर ही उनको रोक दें और वो बीमारी फैलने से बचा सकें। तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी को एंट्री नहीं देनी है फार्म में, है ना। जिसकी जरूरत है, जैसे कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कोई वेटनरी डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है ना, उनको आप एंट्री दे सकते हैं। कोई फीड सप्लायर्स, कोई खाना लेकर के आया है, आप कहीं से मंगवाए हैं, उनको दे सकते हैं। फार्म वर्कर्स जो हैं, फार्म में जो काम कर रहे हैं, स्टाफ हैं, उनको आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि ये नहीं कि कोई भी आदमी आ रहा है और फार्म में इंटर कर जा रहा है, तब आपका बायोसिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगा। मेंटेन रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किस डेट को आए, क्या पर्पस था, ये सारा उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। इफ डिजीज इज डिटेक्टेड, है ना, अगर वो डिटेक्ट होता है अगर किसी तरह से, तो आप इसी रिकॉर्ड को देख करके उसको रिव्यू कर सकते हैं कि क्या सोर्स था। डू नॉट अलाउ द विजिटर्स टू हाई रिस्क एरिया। जैसे फार्म में रहते हैं तो उसमें कई पोर्शंस होते हैं, वो जो होता है हाई रिस्क जोन होता है। जैसे जहाँ पे एनिमल को बांध के रखा गया है ना, एनिमल बांध करते हैं या एनिमल शेड बोलते हैं जिसको, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फीड स्टोरेज एरिया, जहाँ पे आप फीड बना के रखें, चूँकि कंटामिनेट हो गया तो उसके जरिए भी बीमारी फैल सकती है। और काविंग पेन, जहाँ पे पशु बच्चे देते हैं, उनके लिए जगह जो होता है वहाँ पे भी ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई डॉक्टर्स आ गए या कोई पर्सन आ गया, कोई हेल्पर है, तो उनको आप दे सकते हैं एंट्री, लेकिन ऐसे नहीं कि सबके लिए खुला छोड़ दिया है। प्रोवाइड डिस्पोजेबल क्लोथिंग एंड बूट्स, वो जो पहन के आ रहे हैं उनको बोलिए कि आप बाहर ही उतारिए, और अपना कपड़ा उनको प्रोटेक्टिव डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज करते हैं उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उनके लिए बूट्स भी अलग होने चाहिए फार्म में जो एंट्री करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आप दे सकते हैं उनको मास्क दे सकते हैं, ग्लव्स हैंड में पहनने के लिए दे सकते हैं, शूज कवर उसमें लगा सकते हैं, कवर ऑल, पूरे बॉडी को कवर कर लें, गाउन्स पहन लें। ये सब पहना करके, ये सब करने के बाद ही उनको फार्म में एंट्री देना है, नहीं तो उनके कपड़े, उनके जूतों के साथ आपके फार्म में ये इन्फेक्शंस आ सकता है और बीमारी फैला सकते हैं जानवरों को। तो यहीं पे पहला तो यहीं पे रोक देना है विजिटर्स जो आते हैं उनको। उसके बाद इंस्टॉल हैंड वाशिंग की सुविधा होना चाहिए, और डिसइंफेक्शन पॉइंट्स बनाने चाहिए एंट्री गेट पे। जैसे फूड डिप्स होता है या फूड पैड होता है, फूड डिप मतलब छोटा सा गड्ढा हम लोग बना देते हैं, उसमें डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसमें रखा जाता है एट द एंट्री पॉइंट, ताकि जब कोई जा रहा है तो उसमें अपने जूतों को डुबा करके, या फुट पैड मतलब वो गद्देदार होता है, उसमें सॉल्यूशंस रहते हैं, और उसमें जब वो अपने पैर को रखते हैं तो जो
सोल होता है जूतों का, उसके जरिए वो सैनिटाइज हो जाता है वो चीज़ें। देन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स, नए पशु को जो आप खरीद के ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, आपके फार्म का नहीं है, तो उसके जरिए भी फार्म में इन्फेक्शंस फैल सकता है। ये एक स्रोत होता है इन्फेक्शंस का, तो इसको भी आपको देखना है कि कैसे इससे बचा सकें। तो इसके लिए करना क्या है कि जो रिलायबल सोर्स है वहीं से खरीदें, उनके रिकॉर्ड देखें कि वो बायोसिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके रिकॉर्ड चेक करें कि वो वैक्सीनेशन लगवाया है कि नहीं लगवाया है। क्वारंटाइन भी करें आप, जब खरीद कर लाते हैं तो मतलब क्वारंटाइन मतलब क्या है कि एक अलग स्थान पे 30 से 40 दिन तक रखा जाता है जो फार्म के बाहर होता है, और उसमें देखा जाता है कोई क्लिनिकल साइन, कोई डिजीज तो उसमें नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वहीं पे उसको ट्रीटमेंट करना है, फिर अंदर उसको लाना है। तो 30 से 40 दिन के लिए हम बाहर रखते हैं उसको। और कोई भी टेस्टिंग करना है कि डिजीज इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हाँ कोई बीमारी हुआ है या नहीं हुआ, तो उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसको टेस्ट करते हैं। देन इंटीग्रेट विद द हर्ड, मेन हर्ड में तब उसको इंटीग्रेट करना है। वैक्सीनेशन भी आप कर सकते हैं कि अगर जरूरत लगता है तो वहीं पे क्वारंटाइन पीरियड में ही आप वैक्सीनेशन कर दीजिए। लिमिट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनिमल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनिमल आप खरीद लाए हैं और फिर अपने फार्म में इंट्रोड्यूस करें, नहीं, उसको लिमिट कीजिए, क्योंकि आपका जो फार्म जहाँ बायोसिक्योरिटी मेंटेन किए हुए हैं वहाँ पे आपके पशु सुरक्षित हैं बीमारियों से। अगर बहुत ज़्यादा लाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर बीमारी सारे पशु को फैला सकते हैं। डेडिकेटेड सेपरेट एरिया होना चाहिए, जैसा हमने बताया कि वो क्वारंटाइन के लिए अलग से एक जोन बनाना चाहिए। अगर क्वारंटाइन पीरियड में अगर कोई डिजीज डिटेक्ट होता है तो उस पीरियड को बढ़ाना चाहिए, मोर देन 60 डेज कम से कम जरूरी होता है, ताकि उसके वो एनिमल जो है वो जो बैक्टीरिया या पैथोजन सेड कर रहा है वो सेड करना बंद कर दे। जैसा कि हमने बताया, इसको भी आप 3 किलोमीटर की दूरी पर बना सकते हैं क्वारंटाइन जोन को। ड्यूरिंग क्वारंटाइन एनिमल शुड बी मॉनिटर्ड फॉर द डिजीज ऑब्जर्वेशन, जैसा अभी हमें बता रहे थे कि उसके डिजीज को ऑब्जर्व कीजिए। और टेस्टिंग के लिए आप सेरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, वायरस आइसोलेशन भी कर सकते हैं। आप ये सब करके देखिए कि हमारा जो जानवर है वो डिजीज फ्री है या नहीं है। मेडिकेशंस, अगर वो बीमार हो जाते हैं या कुछ इस तरह का आइसोलेशन मिलते हैं या सस्पेक्टेड होते हैं, तो उनका एंटीबायोटिक के थ्रू या कोई केमो थेरेपेटिक्स भी हम लोग उसमें दे सकते हैं। पैरासाइट के लिए उनके लिए कीड़े की दवा भी दे सकते हैं। इस तरह से उनको हम लोग क्वारंटाइन पीरियड में ही ट्रीटमेंट करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो उसको हम लोग उस पीरियड में दे सकते हैं अगर ज़रूरत लग रही है तो। फिर व्हीकल कंट्रोल, व्हीकल को कंट्रोल कैसे करें, जो व्हीकल बाहर से आ रहा है ये भी एक मेजर सोर्स होता है आपके फार्म में इन्फेक्शन का। ओनली द एसेंशियल व्हीकल शुड बी अलाउड ऑन टू द फार्म। जैसे आपका जो है कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं है कि लेकर के फार्म के अंदर चला जाए। जैसे आपका फीड ट्रक है उसको आप अलाउ कर सकते हैं, फीड उसको लेकर के अंदर आना है। वेटनरी डॉक्टर्स का अगर व्हीकल है उसके साथ जो इक्विपमेंट है उसके लिए अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अलाउ करने से पहले उनके व्हीकल को वॉश करना है, उनको व्हीकल को पानी से धोना है और डिसइंफेक्ट भी करना है। अदरवाइज क्या हुआ कि उनके व्हीकल जो टायर्स हैं गाड़ी के उसके साथ साथ आपके फार्म में इंटर कर जाएगा तो फिर सारे बीमार जानवरों को फैला सकता है। तो पहले क्या है कि जो जरूरत वाली गाड़ी है उन्हीं को अलाउ कीजिए, उनको वॉश कीजिए, डिसइंफेक्ट कीजिए। और ये एक अलग एरिया में होता है फार्म से बाहर, और अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद फिर इसको गाड़ी को अंदर करना है। बाकी लोगों के लिए, बाकी जो स्टाफ हैं और जो वहाँ पे फार्म में काम कर रहे हैं उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। उनके लिए एक फार्म के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहाँ से इन्फेक्शन अंदर न जा सके। कुछ इक्विपमेंट हैं उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि कई बार क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि दूसरे फार्म में जो काम करने वाला, आपके यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, फार्म में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, आप दूसरे फार्म से ले आए। अब वहाँ अगर उनके यहाँ अगर डिजीज होगी, बीमारी होगी, तो उसी इक्विपमेंट के जरिए आपके फार्म तक पहुँच सकता है। तो सबसे पहले तो इसको बंद कीजिए, तो दूसरे से न लेना है न देना है, तो आपका फार्म जो है सुरक्षित रहेगा। और जितने भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से क्लीन करके या डिसइंफेक्ट करके, है ना, उनको यूज करना है। फीड एंड वाटर सेफ्टी, ये भी बहुत जरूरी है, जो कि कंटामिनेटेड फीड है, वाटर है, इसके जरिए भी इन्फेक्शन आ सकता है।
तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो फीड जो परचेज कर रहे हैं वो एक रिलायबल सोर्स से ही परचेज करें कि वो अच्छा फीड देता है, कोई कंटामिनेशन नहीं रहता है, तो वहाँ से ही आप उसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो फीड है वो टॉक्सिन्स फ्री होना चाहिए, अगर टॉक्सिन्स रहेगा तो ये बीमारी फैला सकता है, तो इसका ध्यान देना है कि उसको टॉक्सिन्स फ्री हो। फीड इज क्लीन्ड एंड कवर्ड विद द सिक्योर्ड एरिया, उसको जहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से ढक करके रखें ताकि उसमें चूहे या कोई भी रोडेंट्स हैं या कोई बर्ड्स है वहाँ जा करके वो खाना खाए नहीं, क्योंकि वो बाहर से चूहे वगैरह आते हैं तो उनके लिए फिर कंटामिनेशन ला सकते हैं। व्हीकल यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, क्या है कि जो गाड़ी एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है उसमें हमको जो है फीड को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, उसका अवॉइड करना है, क्योंकि अगर उसके गोबर उसमें पड़े हुए हैं जानवर का तो उसके जरिए आपके फीड में आ जाएंगे और फीड से फिर सभी जानवरों तक पहुंच जाएगा, तो कंटामिनेशन का चांस होता है। तो गवर्नमेंट ने ये भी रूल बना रखा है कि जानवर ढोने वाले एक जगह से दूसरे जानवर गाड़ी अलग होनी चाहिए, उनकी लाइसेंस अलग होती है। तो कई बार पता नहीं लोगों को होता है तो उसी में जानवर भी जा रहे हैं, फीड भी जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर जो है आपको ध्यान देना होगा कि जो सप्लाई आ रहा है वो सेफ आ रहा है, और इस पानी को जो है आप रेगुलर एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई इसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई केमिकल इस तरह का हार्मफुल केमिकल तो नहीं आ रहा है। फिर कंट्रोल ऑफ पेस्ट, पेस्ट मतलब जो चूहे वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ, इनको भी आपको ध्यान देना होगा कि ये आपके फार्म तक ना पहुंचे। तो इसके लिए हमने बताया था, जब हाउसिंग सिस्टम हम पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे कि आपको रोडेंट्स प्रूफ हाउस कैसे बनाना है, तो आप इस तरह के बना सकते हैं। कुछ जो पेट्स होते हैं जैसे डॉग एंड कैट्स, इनको भी अलाउ नहीं करना, लेकिन किसी खास कंडीशन में किसी खास पर्पज से आप रखे हुए हैं तो उनको अलाउ कर सकते हैं। जैसे बिल्ली जो है चूहे को खा जाती है तो उनको आप अलाउ कर सकते हैं। डॉग जो है आपके फार्म को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी लोगों से सुरक्षा देता है, अगर ट्रेंड है वो तो वैसे एनिमल्स को आप रख सकते हैं। तो इनका ध्यान देना है, तो इस तरह से हम इसके एंट्री को भी रोक सकते हैं। चिड़ियाँ जो है बाहर से जो आते हैं उनके जरिए भी बीमारी फैलती है, तो उनको भी हमें रोकना है। फार्म पर्सनल, जो फार्म में हमारे जो श्रमिक हैं, जो फार्म कर्मी हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, ये भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ये चूँकि फार्म में तो रहेंगे नहीं, अपने घर से आएंगे, तो वहाँ से जहाँ पे काम के स्थान पे आ रहे हैं तो अपने कपड़ों अपने जूतों के साथ वो इन्फेक्शंस को ला सकते हैं। तो जो एम्प्लॉई आ रहे हैं उनको अपना घर का जो कपड़ा है या जूता है उनको बाहर ही उतारना है फार्म पे आने पे, और उसको नहाना भी है, शावर भी लेना है। अगर शावर की व्यवस्था नहीं है तो घर से ही नहा करके आए। एंड क्या करना है कि वहाँ जो फार्म के जो जूते हैं या कपड़े हैं उनको पहन करके, जो साफ सुथरा होना चाहिए उनको पहन करके अंदर जाना है। लेकिन देखने में ऐसा, कई जगह देखने में ऐसा मिलता है कि जो फार्म वर्कर हैं वो गंदे कपड़े पहन के आते हैं, चलो हमको वहाँ तो गंदा होना है, और फिर गंदे कपड़े पहन लिए, उसी से काम किए और फिर आकर के बाहर वैसे आ गए। लेकिन वो क्या है कि एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, कंटामिनेशन का सोर्स हो सकता है, इसलिए वैसा नहीं करना है। एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन करके ही फार्म में काम करना है, अगर फार्म को आपको बीमारियों से बचाना है तो। उस कपड़े को डेली आपको साफ करना है। साफ करने से क्या होगा कि वो जो बीमारियां हैं, और वैसे भी इसको साफ करने का एक तरीका होता है कि गर्म पानी से धोना है, जितना गर्म हो उतना ज़्यादा अच्छा, कि कीटाणु उसके मर जाते हैं। और अगर वो कोई भी एम्प्लॉई अगर दूसरे फार्म में अगर कुछ इस तरह के जानवर से एक्सपोज्ड हुए हैं तो उनको 12 से 72 घंटे तक उनको अपने फार्म में प्रवेश न दें, ताकि वो कंटामिनेशन का चांसेस हो सकता है। अब आते हैं इंटरनल बायोसिक्योरिटी की, जो अभी तक तो हमने एक्सटर्नल किया कि बाहर से सोर्स जो आ रहा था इन्फेक्शन को, उसको हमने वहीं पे रोक दिया बाहर ही। अगर हमारे अंदर अगर बीमारी है या किसी तरह से आ गई है तो उसको हम दूसरे जानवरों तक फैलने से कैसे बचाएं, तो इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल बायोसिक्योरिटी या बायो कंटेनमेंट। अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? सबसे पहले फार्म पर्सनल, जो अभी हमने बताया कि ये जो होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, क्योंकि वर्कर्स से ही इन्फेक्शंस जो है कई जगह फैल सकते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो वर्कर्स हैं उनको, या जो श्रमिक हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बीमारी फैलती कैसे है। अगर उनको पता ही नहीं है तो उनके वो प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर उनको पता है कि हाँ बीमारी कैसे फैल रही है तो वो जरूर ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर्स व्हेन वन एनिमल पासेस थ्रू द एनिमल, उनको पता होना चाहिए
कि एक जानवर से दूसरे जानवर में भी बीमारी फैलती है, इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा बीमारी फैलने का स्रोत क्या होता है फार्म के अंदर, कि कोई वस्तु है जैसे बूट हो गया या कपड़े हो गए, कवरऑल जो चारों तरफ से पहनते हैं, या नीडल्स है, सिरिंज है, या कोई इक्विपमेंट जैसे ऑब्स्टेट्रिकल चेन, जैसे डिस्टोकिया हो जाता है, डिफिकल्ट बर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चे देने के समय, उसमें चेन जो यूज करते हैं, या ट्रैक्टर्स जो हम लोग फार्म में यूज करते हैं, उसके जरिए जो है ये फैलता है। तो फार्मर्स को दोनों चीजें पता होना चाहिए, एक तो डायरेक्ट एनिमल टू एनिमल, जानवर से जानवर में जा सकता है, दूसरा किसी वस्तु से उस जानवर तक जा सकता है जिसका हम फार्म में यूज कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए, तभी उसको इन सब बातों पे ध्यान देंगे और उसको वहीं पे रोक सकते हैं। तो फार्म वर्कर्स जो है कीप ऑल द फार्म इक्विपमेंट एंड व्हीकल क्लीन, जितने भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कपड़े हो गए, इक्विपमेंट हो गए, या व्हीकल यूज कर रहे हैं, उनको क्लीन रखना है, वो उनकी ड्यूटी है। उसके बाद क्या करना है, क्लीन करने के बाद क्या क्या है, तो उस इक्विपमेंट को सैनिटाइज करना है। बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट जैसे हुफ ट्रिमिंग, हुफ को कट करने के लिए इक्विपमेंट होता है, या फिर काविंग चेन, ये सब को क्लीन करने के बाद सैनिटाइज भी करना है। वाटर क्लीन जो होता है, वो क्लॉथ को जो है क्लीन करना है और उसको गर्म पानी से, जैसा कि हमने बताया थे अभी। मेक श्योर बूट्स आर फ्री ऑफ द डर्ट, डर्ट से वो नहीं हो, डर्ट नहीं लगा हुआ हो, और उसको एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे हैं, दूसरे शेड में जा रहे हैं, तो अपने जूते को जो है डर्ट फ्री कीजिए, उसको डिसइंफेक्ट कीजिए। हैंड को फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, फार्मर्स जो भी वर्कर्स हैं उनको वॉश करना है, काम शुरू करने से पहले, खाना खाने से पहले और काम खत्म करने के बाद भी। अगर कोई विजिटर्स उनको दिखता है तो उनको वहीं पे रोकें और उनको बताएं कि आप जाकर के ऑफिस में कांटेक्ट करें। उनको ये भी श्योर होना चाहिए कि हमारे जो फार्म्स है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो सारे गेट उनके लॉक्ड हैं, बंद हैं। क्लीन फीड स्टोरेज एरिया शुड बी रीस्टॉक, जो होता है जहाँ पे हम लोग फीड रख रहे हैं, रीस्टॉक कर रहे हैं, उसको रीस्टॉकिंग करने से पहले उसको पूरी तरह से क्लीन करना है। रिपेयर करना है, अगर कोई फेंसेस अगर कोई टूटा हुआ है तो उसको आप रिपेयर कीजिए। सिक, अगर कोई एनिमल बीमार अगर दिख रहा है तो तुरंत सुपरवाइजर को आपको इन्फॉर्म करना है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग यूज करके अपने फार्म में होने वाली बीमारी को बचा सकते हैं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इफेक्टिव तभी होगा जब इसमें जो आपके फर्श पे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं या गोबर उसमें चिपके हुए हैं उसको अच्छी तरह से हटाना। तो क्लीन द सरफेस विद द हॉट वाटर, आप इसको जो है गर्म पानी से धोएं और हाई प्रेशर पाइप आप इसमें यूज कर सकते हैं ताकि उस प्रेशर से जो भी डर्ट या उसमें गोबर चिपके हुए हैं वो वॉश आउट हो जाएं। लेकिन वॉश करने के बाद उस फर्श को पूरी तरह से, एक सॉल्यूशन आता है, बहुत तरह के सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, उससे डिसइंफेक्ट करना है पूरी तरह से, ताकि उसमें जो भी रोगाणु हैं या पैथोजेंस हैं वो अच्छी तरह से वो मर जाएं। अदरवाइज फिर वो क्या होगा कि वो बीमारी फैला सकते हैं। और उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद फर्श को ड्राई करना है। ड्राई करने से क्या होगा कि वहां पे जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तभी पशु को उस जगह पे रखना है। लेकिन अगर आप कोई डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ जो आता है जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, या कोई फोमिंग एजेंट है जिससे झाग बनता है फर्श को क्लीन करने के लिए, तो ये बेहतर होता है क्योंकि ये अच्छी तरह से सफाई आपको कर देगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है या डेब्रिज है उसको रिमूव कर देगा। साथ ही साथ जब अगर कोई डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो रोटेशनल वे में यूज करना चाहिए। कई तरह के डिसइंफेक्टेंट आते हैं, तो एक ही तरह का जब यूज करेंगे तो क्या है कि उससे जो भी रोगाणु हैं या पैथोजेंस हैं वो क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, फिर उसमें वो काम नहीं करता है, असर दिखाना बंद कर देता है। तो आप चेंज कर करके कीजिए, एक बार ये यूज कीजिए, दूसरा बार दूसरा यूज कीजिए, तीसरा बार तीसरा यूज कीजिए, तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट कम होगा। अगर आपने अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर दिया है तो उसके बाद क्या करना है कि उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी को जाने नहीं देना है। और उसके बाद अगर किसी को जाना भी है वहां पे बहुत जरूरी है तो वही फिर से आप उसमें बूट पहनिए, क्लोथिंग आप उसमें जो साफ कपड़ा है उसको पहन करके वहां पे जा सकते हैं। कार्कस डिस्पोजेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पशु की मृत्यु हो गई है, अगर उसको समय पे नहीं हटाए तो वही क्या है कि कोई बीमारी से मरा है तो दूसरे जानवरों तक बीमारी
फैल सकती है। तो इसको इमीडिएटली जैसे ही पशु आपके फार्म में मरता है, इमीडिएटली इसको आप रिमूव कीजिए, डिस्पोज कीजिए। और डिस्पोजल का तरीका 2 मेन तरीके जो हैं, जैसे एक तो उनको जला दिए, है ना? दूसरा क्या है कि बरियल मेथड, उसको दफना दिए, जमीन में हम लोग उसको दफना देते हैं। तो वो क्या होता है, डिजीज फ्री, वो किसी को इन्फेक्शंस नहीं फैला सकता है। हेल्थ को मॉनिटर करना है, आप उसके डेली उसके हेल्थ को चेक कीजिए। चेक करने के बाद उसको मॉनिटर कीजिए कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो रही। बीमारी हो रही है तो इमीडिएटली है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे या जो सुपरवाइजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें, ताकि उसका आइसोलेशन करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। आइसोलेशन क्या होता है, सिक एनिमल यानी बीमार जानवर अगर आपको फार्म में दिखते हैं तो उनको वहां से हटा करके किसी दूसरे जगह पर रखते हैं और उनका थ्रोली उपचार किया जाता है। क्योंकि अगर ये फार्म में रहेंगे दूसरे जानवरों के साथ तो दूसरों को भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं, वहां से डिजीज स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो है उस हर्ड से उसको अलग करके उनको रखते हैं एंड ट्रीट द आइसोलेटेड एनिमल्स, वहीं पे उनका उपचार किया जाता है। कोई डायग्नोसिस की भी जरूरत है, कोई टेस्ट की भी जरूरत है, सारा चीज वहीं पे उनका होता है और उनका खाना पानी सब कुछ वहीं पे दिया जाता है। और वर्कर्स के लिए भी ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो हेल्दी एनिमल्स के लिए काम करें, फिर जाकर के सबसे लास्ट में वो सिक एनिमल जहाँ पे बीमार पशु को रखे गए हैं उनको वहां पे क्लीनिंग करें, साफ सुथरा करें, उनको खाना पानी दें। अदरवाइज पहले वहां पे करेंगे तो उनके जरिए इन्फेक्शन जो है, जो स्वस्थ पशु है वहां तक वो फैल जाएगा। तो उनको जो यहाँ पे बीमार जानवर को रखा गया है उनको सबसे लास्ट में करना है। तो ये सब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद मैन्योर डिस्पोजल, ये जो है, जो आपके फार्म में जो गोबर है उसको जो है अच्छी तरह से वहां से हटाना है। हटाने के बाद ही आप जो है अपने पशु को स्वस्थ रखते हैं। ये रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर्ली होनी चाहिए और रेगुलरली होनी चाहिए। और इसको जो स्टोर करना है वो आपके फार्म से कहीं पे दूर, जहाँ पे पानी का सोर्स जो है नहीं हो। अगर वहां रहेगा तो क्या है कि पानी भी आपका कंटामिनेटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, उसके जरिए फिर फार्म में आ सकता है। अगर कंपोस्टिंग करते हैं, खाद बनाते हैं इसका, तो ये जिसमें जितने भी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट ग्रो कर रहे थे वो सब मर जाते हैं। तो कंपोस्टिंग एक बेहतर उपाय है ये। कंपोस्टिंग के बाद ये एक अच्छा खाद बन जाता है जिसको खेतों में यूज कर सकते हैं। कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे आप हाउसिंग, जैसे हमने पढ़ा रहे थे उसमें सुटेबल हाउसिंग कर सकते हैं, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकते हैं ताकि हवा से, सांस से उनकी बीमारी ना फैल सके। और क्या कर सकते हैं कि एज वाइज या प्रोडक्शन वाइज उस एनिमल को अलग अलग रख सकते हैं ताकि आपके मैनेजमेंट में आसानी हो, उनके प्रबंधन करने में आसानी हो। तो इस व्याख्यान से हम लोगों को ये पता चलता है, हम लोग सीख पाते हैं कि जो लाइव स्टॉक बायोसिक्योरिटी है कितना जरूरी है डिजीज प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन के लिए, ये है ना। ये अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एनिमल में अच्छा स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में हेल्प होगा। तो जगह अगर आप पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर इस बायोसिक्योरिटी के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अगर आप अपनाते हैं तो आपका फार्म में जो एनिमल है वो स्वस्थ रहेंगे और उनसे अधिक उत्पाद आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ ये कुछ रेफरेंस हैं जहाँ से लिया गया है, इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।